नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो दिल्ली का तुर्कमान गेट एक बार फिर सुर्खियों में है और ये ऐसा इलाका है जो दशकों से इसी तरह की घटनाओं का गवाह बना है और सुर्खियां बटोरी हैं। संजय गांधी के समय भी तुर्कमान गेट की बड़ी चर्चा हुई थी और उस समय भी, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो संजय गांधी के आदेश पर अतिक्रमण हटाए गए थे और यहाँ पर काफी बवाल हुआ था। उस समय तुर्कमान गेट ही नहीं, कई इलाकों से अतिक्रमण हटाए गए थे। इस बार भी कोई बताता है कि 30-32 के आसपास बुलडोजर पहुंचे थे। कोर्ट का आदेश था, रात्रि के समय अभियान शुरू किया गया ताकि आने जाने वालों को ट्रैफिक को किसी तरह की दिक्कत ना हो, बाकी लोगों को भी दिक्कत ना हो। पर मुझे लगता है कि जो लोग कुछ ज्यादा ही मुस्तैद रहते हैं, उनकी मुस्तैदी दिखाई पड़ी और जिस तरीके से लोगों की भीड़ इकट्ठा की गई, कम से कम एक वीडियो तो मैं अभी आपको दिखा सकता हूं। भाइयों ये देखो जो दरगाह फैजलाई का मैटर चल रहा था। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, ये देखो जो दरगाह फैजलाई का मैटर चल रहा था। भाई देखो आज इन्होंने देखो बिल्डोजर भी बुला लिए हैं और इनकी पूरी मिलिट्री भी आ गई है। भाई देखो आप, ये देखो हज मंजिल है तुर्कमान गेट पे। भाई साहब इनकी पूरी मिलिट्री भी लगी हुई है और ये मीडिया वाले आए हुए हैं। भाई ज्यादा से ज्यादा लोग भाई दरगाह फैजलाई पे पहुंचे। आप लोगों से भाई हाथ जोड़ के गुजारिश है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में दरगाह फैज इलाही पर पहुंचो। आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है। लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा की गई और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। पुलिस पर जम करके पत्थरबाजी की गई और ये एक ट्रेंड बन गया है पूरे देश में। स्वागत कर लेते हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब का, लखनऊ से जुड़ गए हैं, और बाबा रामदास जी हिमाचल से जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। बाबा जी, आपके पास ही आता हूं। ये जो खतरनाक ट्रेंड है कि आप पीडब्ल्यूडी की जमीन हो, सरकार के दूसरे डिपार्टमेंट की जमीन हो, उसको घेरिए, उस पर अतिक्रमण करिए, धर्म स्थल के नाम पर कुछ भी बनाइए, उसके बाद कोर्ट के आदेश पर अगर सरकार या महकमे पुलिस प्रशासन के साथ उसको खाली कराने के लिए पहुंचे तो पत्थरबाजी करिए, अल्लाहू अकबर के नारे लगाइए, भीड़ इकट्ठा करिए, अराजकता पैदा करिए, दंगा फसाद करिए और फिर विक्टिम कार्ड खेलिए। ये सब चीजें अब क्या हमारी नियति बन गए हैं, हिंदुस्तान की नियति बन गए हैं? तो एक तो ना मुसलमानों में पहले दिन से ये गलत फहमी भर दी गई। इनका ये कहना है कि साहब अंग्रेजों ने हुकूमत हमसे ली थी और लौटा दी हिंदुओं को। ये गलत बात है। हमसे हुकूमत ली थी, राजा तो हम थे, तो हमें हुकूमत मिलनी चाहिए। ये इनका एक सोच है। मतलब ये पंचर सटाते सटाते हिंदुस्तान के राजा बनने का ख्वाब देखते रहते हैं। और सर ये ख्वाब जो है ना, ये बिल्ड किया कांग्रेसी इकोसिस्टम ने। और ये आज भी उसी गलतफहमी में है कि जहां पैर रख देंगे ये जमीन तो उनकी है। एक सवाल इनसे हमेशा पूछा जाता है कि भैया एक बात बताओ गंगा जमनी तहजीब वालों, कि पहले तो ये गंगा जमनी काहे तहजीब हो जाती है तुम्हारी? जमुना भी हमारी, गंगा भी हमारी, तो तुम इसको गंगा जमनी, गंगा जमजमी बोलो ना। अगर तुमको अमन की आशा और भाईचारा फैलाना है तो गंगा जमजमी तहजीब बोलना चाहिए, पहली बात। तो दूसरी बात है नहीं वो सलमा नजमा तहजीब। जी। और सर अमिताभ अग्निहोत्री एक बात पूछते हैं अपने कार्यक्रमों में कि एक बात बताओ, उस जमाने में क्या जमीनों की कमी थी क्या? आज तो चलो 1 फुट जमीन लाखों रुपए में बिक रही है बनारस में, करोड़ों में 1 फुट जमीन लेनी हो तो।
पर उस जमाने में तो जमीन की कमी नहीं थी, तो थोड़ा हटके मस्जिद बना लेते यार। तुमने सारी मस्जिदें हमारे मंदिरों पे चढ़ के ही क्यों बनाई, या हमारे मंदिरों के बगल में ही क्यों बनाई? उद्देश्य क्या था सर? मस्जिद बना के हिंदुओं पर डोमिनेंस जताने का ये एक हथियार है। दूसरी चीज, मेरे गुरुजी थे वो हमेशा बताते थे कि इनफैक्ट ये मस्जिद नहीं है, ये एक वॉर रूम होता है। जैसे फौज का वॉर रूम होता है ना, ये वॉर रूम होता है जहां से पूरी वॉर की स्ट्रेटेजी और वॉर का इंप्लीमेंटेशन, वॉर कैसे लड़नी है, सारी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन यहां से होता है। इसलिए हमेशा ये बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे बनाई जाती हैं। अच्छा, एक मस्जिद बना लो, उसके बाद एनक्रोच चाहे जितनी करती जाओ मस्जिद के नाम पे। तो यहां पर तुर्कमान गेट में भी इन्होंने एक अफवाह फैलाई कि मस्जिद पे बुलडोजर चल रहा है, सब पब्लिक इकट्ठी हो गई। इनफैक्ट मस्जिद पे नहीं चला है बुलडोजर, उसके अगल बगल जो एनक्रोचमेंट थी, कुछ क्लिनिक्स बने थे, कुछ हॉल्स बने थे, कुछ दुकानें बनी थी, उन पे बुलडोजर चला है। पर पूरे देश में अफवाह यह फैलाई गई कि हिंदुस्तान में तो मोदी राज में मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। प्रोपेगेंडा वॉर। भट्ट साहब कुछ उंगली दिखा रहे थे, कुछ कह रहे थे। नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। अच्छा, तो सर बात यह है कि और इनका एक गुमान और है कि ये हमारा इलाका है, हमारे इलाके में पुलिस कैसे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अब कहीं पर भी हमारे इलाके से क्यों तुम्हारी मूर्ति जा रही है, हमारे इलाके में तुम्हारी मूर्ति कैसे बैठेगी, हमारे इलाके में तुम्हारा भजन कैसे सुनाई दे गया, हमारे इलाके से तुम्हारा मूर्ति विसर्जन। तुम्हारा इलाका, ये तुम्हारी गलतफहमी कब से हो गई भाई? अच्छा, आप देखिए संभल वाला वो याद कीजिए, मस्जिद के ऊपर छत पे पूरा पावर हाउस, इतनी मोटी मोटी केबल डाल के सर पूरा पावर हाउस चल रहा था, और बिजली 30 से ज्यादा घरों पुलिस को की सप्लाई। हिम्मत नहीं। तो सर ये जो गलत फहमियां है ना, ये थोड़ी दूर करनी पड़ेंगी। बाबा जी ने तो अपने इलाके में दूर कर दी हैं। दिल्ली वाले बड़े सॉफ्ट लोग हैं असल में सर। आप ये बताइए कि ऐसे ही ये अतिक्रमण हटाने लखनऊ में पुलिस गई होती तो किसी की माई के लाल में हिम्मत थी क्या सर? भट्ट साहब, कैसे पुलिस पे हमला जी जी भट्ट साहब, जरा कुछ विजुअल्स देख लेते हैं, उसके बाद आपकी टिप्पणी। तेरी कसम, वो भाग गया, वाह भाई वाह, जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं, वाह जिगारी, वाह भाई वाह, अरे मेरा शेरो तुम्हारी सामने। मस्जिद को मुसलमानों जाग जाओ, अभी वक्त है। ये देखो, ये सब तो और अंदर जी भट्ट साहब, ये तुरंत अल्लाहू अकबर और ये अफवाह के मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, इकट्ठा हो जाओ सारे मुसलमानों। ये ऐसे लोगों को तो वाकई यूएपीए के अंदर लगा करके अंदर डालना चाहिए, जो लोग इस तरीके से अराजकता फैलाते हैं, दंगा फैलाते हैं, लोगों को भड़का करके सड़कों पर उतार करके खून खराबा करने की कोशिश करते हैं। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई ताकत नहीं है। आप इसको नहीं मानते? वहां पे एक बात और कही गई है, एक मौलाना कह रहे थे, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी तो इस्लाम जिंदा है, अभी तो कुरान बाकी है। वो काफिर हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, जाकर बता दो अभी तो करबला का मैदान बाकी है। तो आप कहाँ हैं? एक आदमी का नाम मैं बता रहा हूं, प्रीत सिरोही दिल्ली में है,
उसने दिल्ली में 2500 अवैध मस्जिदों की सूची बनाई है, और साउथ दिल्ली में डिफेंस कॉलोनी में और ईस्ट दिल्ली में कैसे कैसे पार्कों में मस्जिद बना ली गई, जंगल विभाग की जमीन को कब्रिस्तान बना लिया गया, उसको वक्फ की प्रॉपर्टी बता दिया गया, एक टॉयलेट के ऊपर मस्जिद बना दी गई, और जो गरीबों को मकान दिए थे वो बना दिए गए। तो ये जो और जो आज आपने बताया कि वहां समस्या ये है कि जो एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, जो जो राहुल गांधी का है, वही दिल्ली के मुसलमानों का है। अरे हमने दिल्ली पे 1000 साल हुकूमत की है, ये काफिर कौन होते हैं हमको हटाने वाले? और तर्क क्या दिए जा रहे हैं कि इलाका मुस्लिम बाहुल्य है, संवेदनशील है, रात में क्यों किया? भाई वो बहुत घनी आबादी का इलाका है। तुर्कमान गेट पे याद करिए 76 में जब जगमोहन दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, तो वहां पे जो भयंकर डेमोलिशन हुआ था और जो वहां पे गोली चली थी, तब क्या हुआ था? उस इलाके में दिन में इस तरह का डेमोलिशन का ऑपरेशन करना संभव ही नहीं है। और अगर दिल्ली पुलिस ने कि ये भूल की होती, तो मैं कहता कि ये आईपीएस अफसर जो है पुलिस में, क्या होमगार्ड में सिपाही रहने के काबिल नहीं है, जो दिन में काम कर रहे हैं। ये काम दिन में किया जाना संभव ही नहीं था, वो इतनी घनी आबादी का इलाका है। और ये बात कोई नहीं बता रहा है, जो जमीन जो एमसीडी ने खाली कराई है, ये दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पे खाली कराई है। अगर आपके पास कागज थे और आप इसके लीगल ओनर थे, तो आपको दिल्ली हाईकोर्ट के सामने सब पेश करना चाहिए था। और दिल्ली हाईकोर्ट की क्या टिप्पणी है? कब्रिस्तान आपने बता रखा है, और उसके ऊपर कालीन बिछे हुए हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर चल रहे हैं, और जो है और यहाँ दावते वलीमा होता है, बारात घर बने हुए हैं, ये कहा है दिल्ली हाई कोर्ट ने। तो ये जो सेंस ऑफ एंटाइटल, और एक तो मौलाना कह रहे थे अगर केजरीवाल की सरकार होती तो कुछ ना होता। बिल्कुल कुछ नहीं होता। कांग्रेस की अगर सरकार होती तो शायद मामला कोर्ट में भी ना पहुंच पाता, और जो कोर्ट में लेके गया था उसको कोर्ट से उठवा लिया गया होता, कोर्ट के बाहर ही उठवा लिया गया होता। तो ये जो है एक लंबी लड़ाई है। और जो दुनिया में अगर इस्लाम की शिकस्त केवल दो जगह हुई है, एक भारत में और दूसरे स्पेन में और पुर्तगाल में। स्पेन में 700 साल का उनका जो है उनकी हुकूमत रही है, और 15 सेंचुरी में क्रूसेडर ने जो जो इलाका कहलाता है एंडुलेशिया, या अरबी में अल अंडलुस, वो खाली करा लिया। सारे मुसलमानों को एक ही को विकल्प दिए गए थे, या तो छोड़ दो या कन्वर्ट हो जाओ। तो बहुत बड़ी संख्या में लोग छोड़ के भाग गए, कुछ कन्वर्ट हो गए और बाकी मार दिए गए। ये इतिहास रहा है। तो दिल्ली को इस और जो सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं और बहुत बड़े ऑथर हैं जे साई दीपक, उसका कहना है कि अगर ये डेमोग्राफिक बॉम्ब को आप 2026 में डिफ्यूज नहीं करेंगे, तो 2030 में कुछ भी करना संभव नहीं रहेगा। जो असम में हो रहा है, जो बंगाल में हो रहा है, एसआईआर के माध्यम से जो बिहार में हो चुका है, जो यूपी में चल रहा है, और जो दिल्ली में कल पुलिस ने किया, तो ये डेमोग्राफिक बॉम्ब है। और दिल्ली में कई हजार एकड़ जमीन अभी भी मुसलमानों ने भिन्न भिन्न तरीके से दरगाहें, मजारे, मस्जिदें, मदरसे और कब्रिस्तान बना के हथियार रखी हैं। इसलिए ये ऑपरेशन बहुत आवश्यक था। और उनके पास एक ही तरीका होता है, और नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, सब इकट्ठे हो जाते हैं। और पत्थर फेंकना तो बहुत सवाब का काम है। जो जब मुसलमान हज पे जाते हैं, तो वो अराफात की पहाड़ियों पर पत्थर फेंकते हैं ना शैतान के ऊपर। तो और काफिरों की पुलिस है शैतान, तो ये तो शैतानी हुई ना। तो वो तो अपना मजहबी फराइज पूरा कर रहे हैं, जो उनका मजहबी फर्ज है, जो 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 उनको हुक्म हुआ है, उसको पूरा कर रहे हैं। तो ये सब तो जो होगा ही। और आज तो खबर आई है कि संभल में तहसीलदार ने एक और मस्जिद को जो है नोटिस दिया है, और एक मदरसे को नोटिस दिया है कि ये कब्रिस्तान की जमीन पर ये मस्जिद कैसे बनी हुई है, और वहां पे वीकली बाजार लगता था, उसको रोक दिया है तहसीलदार ने संभल में। तो मुसलमानों को संभल चाहिए हर जगह, वो दिल्ली हो, और दिल्ली की स्थिति संभल से ज्यादा गंभीर है, लोगों को अंदाजा नहीं है। और खास करके इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, राजीव गांधी और उसके बाद जो है बाबरी मस्जिद की घटना के बाद
जिस बड़े पैमाने पर ईस्ट दिल्ली में, जमुना पार दिल्ली में जो इलाका जहांगीरपुरी है, मंगोलपुरी है, जहाँ पे बड़े पैमाने पर जो मुसलमान बांग्लादेशी, बिहारी और यूपी से आके बसे हैं, वो बहुत घनी आबादी के इलाके हो गए हैं। और हर संभव अपराध जराइम यहाँ पे होता है। ड्रग पेडलिंग है, गांजा है, स्मगलिंग है, और आपका गन पेडलिंग है। और बिहार के मुंगेर से हथियार आते हैं, फिर ये आगे पहुंचते हैं पंजाब, हरियाणा और यूपी में। तो ये आप याद करिए, अभी 6 महीने पहले अहमदाबाद के चंदोला तालाब की इतनी बड़ी जमीन खाली कराई गई है, वहां सारे के सारे बांग्लादेशी बसे हुए थे। वो तो 1700 एकड़ जमीन है, जो पूरी लेक की जमीन थी। तो ये जो आज कार्यक्रम हुआ है, आज सुबह हुआ है, ये तो एक है। अभी तो कम से कम दिल्ली में ऐसे 2500 ऑपरेशन चलने बाकी हैं। और जो प्रवेश वर्मा, जो दिल्ली आउटर दिल्ली के एमपी थे और इस समय दिल्ली सरकार में मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है। आप एक बार बुलाइए प्रीत सिरोही को, उसने इसके ऊपर बहुत रिसर्च की है, और इस पे भी मुकदमा उसी का था। और आज जो है, हर टीवी चैनल पे आपको प्रीत सिरोही बैठे मिलेंगे। तो उन्होंने बहुत काम किया इसके ऊपर। जी बाबा जी, 2014 में चुनाव से ठीक पहले मनमोहन सिंह सरकार ने दिल्ली की 123 प्राइम लोकेशन की संपत्तियां वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दी थी, उनके नाम कर दी थी। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उनके संज्ञान में ये सब चीजें आई, पता तो था, लेकिन जब उनके सामने ये चीजें आई तो उनमें से मोस्टली संपत्तियां वापस ली गई। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट वोट परस्ती के चक्कर में दिल्ली जैसी जगह जहां जमीन नहीं मिलती, बड़े से बड़े पत्रकार, संपादक दिल्ली में अपना घर नहीं खरीद पाते हैं, मेहरौली वालों को छोड़ दो जिनके फार्म हाउस हैं, शेखर गुप्ता से लेकर प्रभु चावला तक, ये सब एक अलग नस्ल है। पर जो अलग अलग अखबारों में संपादक रहे, वो दिल्ली में जमीन नहीं खरीद सकते, यहाँ तक के फ्लैट भी नहीं खरीद सकते, इतने महंगे हैं। और उनको ये दिल्ली से सटे हुए दूसरे इलाकों में, वैशाली, कौशाम्बी, वसुंधरा और जो आपके दूसरे शहर हैं, या तो सोनीपत की तरफ या बहादुरगढ़ की तरफ या उधर गुड़गांव की तरफ जाकर के फ्लैट लेने पड़ते हैं, घर बनाने पड़ते हैं। ऐसी प्राइम लोकेशन की जमीनें, यहाँ तक के पार्लियामेंट के पास की जमीन भी वक्फ को दे दी गई थी मनमोहन सरकार के द्वारा। तो इनके हौसले क्यों नहीं बुलंद होंगे साहब? सर, आप कुछ संपत्तियों की बात करते हैं। ऐसा मनमोहन सिंह तो वही थे ना जो कहते थे कि संसाधनों पे पहला हक ही नहीं का है। तो सर वो तो पूरी दिल्ली उठा के दे देते सर। बड़ी कृपा उन्होंने की कि कुछ संपत्तियां ही दी, 100, 125, 150 जो आप बता रहे थे। और इससे पहले अगर गांधी जी का बस चलता तो आज ये हिंदुस्तान नहीं होता ही पाकिस्तान। वो तो कहते थे कि हिंदुस्तान मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदुस्तान के हिंदुओं को अपने आप को बिल्कुल ही खत्म कर लेना चाहिए। सर वो तो आज पूरा आज 140 करोड़ जो हिंदुस्तानी है वो सभी मुसलमान बना देते, गांधी जी का बस चलता। तो हम लोग की तरफ इनकी बड़ी महती कृपा है कि इन्होंने सिर्फ कुछ 100, 125 संपत्तियां ही दान की, वो तो राष्ट्रपति भवन दे देते। और आप देख लीजिए ना, आज भी आप चले जाइए, कितने इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस में आपको मजारें मिल जाएंगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मजार, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर मजार है, और भारत सरकार की हिम्मत नहीं कि उनको हटा दे। अरे सब बरेली में है, इज्जत नगर में है, लखनऊ में है, हाँ, कानपुर में है, और वहां पे बाकायदा जलसे होते हैं, नमाजें पढ़ी जाती हैं, सब कुछ होता है रेलवे की जमीन पे। रेलवे की हिम्मत नहीं है कि उनको हटा दे।
तो सर ये तो भला हो मोदी सरकार आ गई देश में, और मोदी सरकार के बाद भी योगी और हिमंता विश्व शर्मा जैसे लीडर्स आ गए जिन्होंने इस पैराडाइम, ये जो सोच थी ना कि हमारे ऊपर हाथ डालने वाला कौन पैदा हुआ है, सर उस सोच को तो तोड़ दिया है। और अब ये राज्य सरकारों पर डिपेंड करता है कि वह अपनी जमीनों को खाली कराएं। जैसे फॉर एग्जांपल पुष्कर सिंह धामी हैज डन अ वंडरफुल जॉब। सर 5,000 से ज्यादा अवैध मस्जिदें, मदरसे, मजारें तोड़ चुका है। अगला सर 5,000 हेक्टेयर लैंड खाली हो गई है। हाँ, 5,000 जो कि हेक्टेयर लैंड कितनी होती है? पूरा शहर और बन सर जाएगा इन उसके ऊपर। वन क्षेत्र में, संरक्षित क्षेत्रों में, रेलवे की जमीनों पर इनका अतिक्रमण था। तो सर ये जो काम पुष्कर सिंह धामी कर सकते हैं, या बाबा कर रहे हैं, या आपके हेमंता विश्व शर्मा कर रहे हैं, सर ये देश के प्रत्येक मुख्यमंत्री को करनी होगी। और इनको एक क्लियर कट मैसेज देना होगा कि आप कहीं पर भी कब्जा नहीं कर सकते हैं, आपको कागज दिखाना होगा, और आप इस तरीके से एनक्रोच गवर्नमेंट लैंड को नहीं कर सकते। और तर एक चीज और बताऊं, ये हर बात पे जो अल्लाह अकबर करते हुए सड़कों पे पत्थर लेके आ जाते हैं ना सर, इस मानसिकता से लड़ना होगा, और ये सरकारों को लड़ना होगा। क्योंकि अगर आम आदमी हिंदू सड़क पे उतरेगा तो बोलेंगे साहब ये इनके राज में अराजकता फैला रहे हैं, पर सर ये सरकार का काम है। मैं हमेशा ही की बात कहता हूं कि अगर यही काम लखनऊ में हुआ होता तो आपको क्या लगता है कि इस तरह पत्थर मारते हुए हमने इस वीडियो में देखा कि ये पथराव करके आगे बढ़ रहे हैं और दिल्ली पुलिस पीछे हट रही है। सर ऐसे बाबा के राज में सोच सकते थे क्या? मुझे याद है एक बार मैं सर लखनऊ गया, तो सुबह सुबह 5 बजे ही ट्रेन पहुंच गई थी, थोड़ा सा अंधेरे का समय था। तो मैं जिस रास्ते से वो रिक्शे वाला मुझे लेके जा रहा था ना, सड़क पे बहुत सारी चप्पलें पड़ी थी, बहुत चप्पलें पड़ी थी। तो मैं जब पहुंचा अपने होस्ट के यहाँ, तो मैंने पूछा यार वो रास्ते में फलानी जगह चप्पलें क्यों पड़ी थी? बोले अरे आपको पता नहीं, वो हर शहर में शाहीन बाग बना रहे थे ना, तो कल लखनऊ में भी बना रहे थे, तो बाबा की पुलिस ने जो है जब दौड़ा के मारा तो चप्पलें छोड़ छोड़ के भागे। तो वो चप्पलें सर कम से कम एक ट्रक चप्पल रही होगी। बरेली में ना? नहीं, लखनऊ की बात कर रहा हूं सर। नहीं, बरेली में भी हुआ, सितंबर में यही बात हुई है, वहां भी जी, चप्पलों का ढेर लगा था। तो सर अगर कोई कायदे का एडमिनिस्ट्रेटर दिल्ली में भी रहा होता ना, तो वहां पर भी आपको तुर्कमान गेट पे चप्पलों का ढेर मिलता, पत्थरों का नहीं मिलता। तो सर वो चप्पलों, इनको ये क्लियर कट मैसेज देना होगा कि आप पुलिस पर और सरकारी कर्मचारियों पे, एमसीडी के या किसी भी हाई कोर्ट के आदेश पे वो एनक्रोचमेंट खाली कराने गए तो एनक्रोचमेंट स्वयं खाली कर लीजिए। सर एक मिनट, संभल में तो जब बुलडोजर पहुंचा भट्ट साहब, तो देखा कि अपने आप ही उन्होंने मस्जिद हटा ली थी, खुद ही तोड़ ली। संभल बाबा में जी, तो आपकी एक बात से हम सहमत नहीं है। हाईकोर्ट क्या शरीयत से ऊपर है क्या? शरीयत ऊपर है, हाईकोर्ट नीचे है। जी, पर ऐसा सर जुल्म मत दिखाइए आप। संभल में बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, खुद अपने हाथ से तोड़ के मस्जिद हटा ली। सर तुर्कमान गेट में भी ऐसे ही हटा लेते अगर कायदे की सरकार रही होती। ये दिल्ली वाले अरे कुछ सर, ज्यादा ही सॉफ्ट हो जाते हैं। कैराना के 32 गांवों में वन विभाग की जमीन खाली होने जा रही है, और इकरा हसन गांव गांव घूम के मीटिंग कर रही है। 32 गांव है कैराना लोकसभा क्षेत्र में, और सैकड़ों एकड़ जमीन कब्जा कर रखी है जंगल की, वो भी खाली होने जा रही है। ये बात कल की बता रहा हूं मैं आपको, कैराना में। सर नहीं, मैं आपको एक नई बात बता देता हूं। कैराना असल में एकदम बसा हुआ है जमुना जी के किनारे। अगर ज्योग्राफिक लगे, इधर पानीपत है, उधर कैराना है, बीच में जमुना जी है। सर जमुना जी में एनक्रोचमेंट है, और हाँ हाँ, हजारों एकड़ का एनक्रोचमेंट जमुना जी की जमीन में है। उस पे बुलडोजर चलने जा रहा है, उसकी भी पैमाइश हो चुकी है। वो तो फ्लड प्लेन है, फ्लड प्लेन में कब्जा कैसे हो सकता है?
अरे खेती बाड़ी का। हाँ हाँ, कब्जा है, लीगल है। जी। भट्ट साहब, सुनते हैं तौकीर रजा का बेटा गिरफ्तार हुआ, जमानत वगैरह भी हो गई, क्या मसला था? तौकीर रजा साहब जो है बड़ी अजीमो शान शख्सियत है। भारत में सुन्नियों के का जो बरेलवी इस्लाम के संस्थापकों के वो कि वो वंशज हैं। और उनको लगता था कि जो है वो जो भी सरकार होगी उसको वो जब चाहेंगे अपने अपने इशारों पे पे दबा लेंगे। और योगी आदित्यनाथ ने अभी असेंबली में कहा है कि बरेली का मौलाना भूल गया था कि यूपी में किसकी सरकार है, और वो लिहाजा जेल में है पिछले 3 महीने से। और उनके जो चश्मो चिराग हैं, उनके साहबजादे, आज वो नशे में थे, शाहजहांपुर में जा रहे थे, उन्होंने एक गाड़ी को टक्कर मार दी। पुलिस ने उनको पकड़ा तो उनकी गाड़ी से एक पॉलीथीन का छोटा बैग मिला, उसमें सफेद पाउडर था। तो उन्होंने कहा कि साहब ये मैंने दिल्ली में एक साहब से खरीदा था, और ये 1 ग्राम था या 2 ग्राम था, मैंने आधा कंज्यूम कर आधा लिया है, आधा ग्राम बाकी बच आधा गया ग्राम है। आधा ग्राम आधा आधा, ग्राम था। हाँ, तो आधा ग्राम था, तो मैंने बाकी छूट गया है। तो पता नहीं, ये डिटेल तो खबर नहीं आई है। उनको पुलिस ने थाने से जमानत दे दी है, लेकिन मामला एनडीपीएस एक्ट में है। तो एनडीपीएस एक्ट जो है बहुत ही स्ट्रिंजेंट, बहुत ही कड़ा कानून है। मुझे तो इसी बात पे आश्चर्य हो रहा है कि जब एनडीपीएस में केस दर्ज हुआ है तो थाने से जमानत हो कैसे गई। लेकिन चूंकि एनडीपीएस में है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए इनको बुलाया जरूर जाएगा, और उसके बाद भी गिरफ्तारी इनकी हो सकती है। तो नहीं, बरेलियों इसमें तो तो ये सीधे जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो पुलिस केवल इन तक थोड़ा रहेगी, अब तो उस तक भी जाएगी जिससे ये खरीद करके लाए हैं। हाँ, उन्होंने और एक नाम बताया है कि दिल्ली में उन्होंने किससे खरीदा, उन्होंने वो सर नाम मैं भी बताया है। इन्होंने कहा कि ये मेरे पर्सनल कंजम्पशन के लिए है एंड द क्वांटिटी वाज ओनली हाफ ग्राम। तो हम्म, पुलिस ने मुचलके पे छोड़ दिया है थाने से ये कह के कि हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, और जब इन्वेस्टिगेट करेंगे तो यू विल जॉइन इन्वेस्टिगेशन, पहली शर्त। हाँ, नंबर 2, तो आप हमें छोड़ के यहां से कहीं जाएंगे नहीं। नंबर 3, वह व्यक्ति जिससे आपने खरीदी है ही इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, और इनको दोबारा, और चूंकि सर मामला एनडीपीएस में है हम्म, इसलिए इतने सस्ते से में नहीं छूटने जा रहे हैं। जी जी, ये पकड़े जाएंगे बाद में, फरमान ये। रजा नाम है, फरमान रजा। और सर खड़ी खड़ी रोडवेज की बस में टक्कर मारी है तिलहर के पास, हाँ, नशे में थे ना। नशे में थे। तो भट्ट साहब, मैं आपको एक शुभ सूचना दे दूं। जो योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि ये बहुत बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम कटे हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं या उनको वोट करने वाले लोग हैं, तो हमारे परिवार के मुझ समेत 4 लोगों के वोट कट गए हैं। अच्छा। ड्राफ्ट सूची में हम लोगों का नाम नहीं आया है, और जहां हम रहते हैं इस रो में 4 या 5 घरों के सदस्यों के नाम हैं, बाकी किसी का नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में कितने बड़े पैमाने पर अनारकी हुई है आपने एसआईआर फॉर्म भरा में। था? आपने फॉर्म फॉर्म भरा था? भरा, बाकायदा फॉर्म भरा था, बीएलओ के हस्ताक्षर भी लिए थे उनको देते हुए। वो हस्ताक्षर युक्त फॉर्म हमारे पास है एसआईआर का, उसकी डुप्लीकेट कॉपी। और फिर भी हम लोगों के, मैं तो उदाहरण दे रहा हूं अपना, कि हमारे परिवार के 4 सदस्यों के नाम कट रहे हैं। जहां हम रहते हैं कॉलोनी में, यहाँ पर एक रो में 4-5 घरों को छोड़ करके बाकी सब घरों के नाम कटे हुए हैं। तो ये इस तरीके से हुआ है एसआईआर उत्तर नहीं, प्रदेश में। तो अभी बहुत समय है आपके पास, आप फॉर्म 6 भर दीजिए। और जो आपने इन्यूमरेशन फॉर्म जो आपने दिया था उसकी फोटोकॉपी यदि आपके पास है तो वो भी दे दीजिए, आपका नाम आ जाएगा। कोई कोई बहुत समस्या है, बस केवल बीएलओ को लोकेट कीजिए। केवल जानकारी के लिए मैं ये प्रोग्राम में दे रहा हूं ताकि हाँ बीजेपी हाँ। के शीर्ष नेतृत्व को ये पता हो कि एसआईआर नहीं नहीं, के नाम पन्ना, पर हुआ क्या है। नहीं 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 नहीं, उनके पन्ना प्रमुख कहाँ हैं, उनको भी पता करिए पहले।
कितने बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में 2,89,00,000 लोगों के नाम कटे हैं साहब। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस किस तरह के लोगों के नाम कटे होंगे और इसका कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है 2027 और 2029 में। नहीं तो सर खैर पर ये आज समस्या जो जो है आई है ना ओमकार सर, आज ये आज योगी समस्या जी ने जो आई है, सबको डायरेक्शन दिया है, सबको उन्होंने आज कि आज जाइए अपने अपने क्षेत्रों में काम कीजिए। सारे मंत्री विधायकों से कहा गया है आज ये। सर ये समस्या आई है मैपिंग में। जो 2002 या 3 वाली जो लिस्ट थी उसमें आपका नाम किस कहाँ की वोटर लिस्ट में था और अब आप चूंकि गाजियाबाद रहने लग गए हैं तो मैपिंग की समस्या है सर, ये दूर हो जाएगी। बस आपको फॉर्म 6 पर अब भरना पड़ेगा और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। हाँ नहीं, वो अब तो यहाँ एक प्रोसीजर है, वो तो एक प्रोसीजर है, पर मेरा कहना ये है कि जैसे दिल्ली के आसपास की जितनी कॉलोनियां हैं, या दिल्ली छोड़ दीजिए आप, बड़े शहरों में आकर के जो लोग पिछले 10-15 सालों में आए हैं सर्विस के लिए, दूसरे कामों के लिए, और उन्होंने 2-3 बार वोट भी कर लिया है, लोकसभा चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में भी, उसके बावजूद अगर उनके नाम कट रहे हैं तो ये गंभीर मसला है। उनको तो बाकायदा एपिक नंबर दिया हुआ है, उनके पास वोटर का आईडी कार्ड है, उनके नाम कट गए तो ये पूरी प्रक्रिया दोषपूर्ण है एक तरीके से। सही कह रहे हैं आप। सो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी और वीरेंद्र जी, आप दोनों का जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपने चर्चा की है। थैंक यू सो मच। नमस्कार। जय श्री राम। नमस्कार। जय श्री राम।